हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज एक फिर नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी तो आप सभी जानते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको पता है। प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जीडीपी निकल कर आ जाता है। लेकिन जीडीपी भी हमारा दो तरह का है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन सा इनमें से बेटर है वो सब आज हम जानेंगे। एंड जीडीपी डिफ्लेटर भी आज की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम रियल जीडीपी डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले आप जीडीपी जानिए। जीडीपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर वो जीडीपी बेस ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट की गई हो तो वो हमारी रियल जीडीपी कहलाती है। तो यही लिखा है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग ईयर मेजर एट प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो अगर आप बेस ईयर के प्राइस को मानकर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर के, तो वो आपकी रियल जीडीपी है। तो हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इट रेफर्स टू, अब हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेम वही कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन नॉमिनल इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे हम मेज़र करते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर। अगर आप करंट ईयर के प्राइस पर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। तो आपने क्या समझा? अगर हम बेस ईयर के प्राइस को मानकर चलते हैं, उस पर अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारी रियल जीडीपी है। एंड नॉमिनल जीडीपी कौन सी है? जो हम करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा इसका मीनिंग। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, बेस ईयर करंट ईयर क्या। इतनी देर से हम बेस ईयर एंड करंट ईयर कर रहे हैं, इनका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, बेस ईयर कहने का मतलब है जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अभी आप ये देखेंगे, मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है कि हमारे जब से अब तक कितने प्राइस बढ़ गए हैं, ये भी हम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर जिससे आप जिस ईयर से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि आप ऐसे तो कंपेयर करेंगे 2015 से ले तक 2025 तक कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं वो आपका बेस ईयर है, जिसको हम डिनोट करते हैं P0 से। बेस ईयर की क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं Q0 से। ओके, तो जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं कि उस ईयर से ले तक आज तक हमारी इकोनॉमिक में कितनी जीडीपी बढ़ गई है, कितना इन्फ्लेशन हो गया है, तो जिस ईयर से आपने कंपेयर किया वो है आपका बेस ईयर। करंट ईयर जिस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस ईयर में आप निकाल रहे हैं। तो करंट ईयर के प्राइस को हम डिनोट करते हैं P1 से, करंट ईयर की क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं Q1 से। देखिए, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू Q1। तो मैंने बोला अगर आप करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 2025 के प्राइस हो, 2025 की ही क्वांटिटी हो, उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ करंट ईयर की होनी चाहिए। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस तो हो बेस ईयर के, बेस ईयर क्या है आपका 2015, तो प्राइस आपके बेस ईयर के P0, लेकिन क्वांटिटी जो है आपकी करंट ईयर की होनी चाहिए, तो वो है Q1। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रियल जीडीपी आ जाता है। तो आपने देखा क्या फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का? P1 इंटू Q1 नॉमिनल जीडीपी का, P0 Q1 रियल जीडीपी का। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आपको प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखे हैं, गिवन दे रखी हैं 2021 के, 22 के, 23 के। ठीक है, तो ये 2021 का प्राइस एंड क्वांटिटी, 2022 का, 23 का, ठीक है, ये सब आपको गिवन दे रखा है। तो आपसे बोला गया है कि नॉमिनल जीडीपी निकालिए एंड रियल जीडीपी निकालिए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपसे बोला तीनों सालों का आप नॉमिनल जीडीपी भी निकालिए, 2021-22, 23 एंड 2021-22, 23 का आप रियल जीडीपी भी निकालिए। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, P1 इंटू Q1 होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी निकालने का। तो हम 2021 का पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कर रखा है 2021 के जो प्राइस हैं वो कितने हैं, दिख रहे हैं 10।
क्वांटिटी क्या है 2021 की 5, तो 10 इंटू 5 कर दिया हमने, 50 हमारा निकल कर आ गया नॉमिनल जीडीपी 2021 का। ऐसे ही हम 2022 का करेंगे। 2022 के जो प्राइस क्या हैं 15, इसमें क्या बोला गया है करंट ईयर का ही प्राइस होना चाहिए, करंट ईयर की ही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 2021 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2021 का ही हमने प्राइस लिया, 2021 का ही हमने क्वांटिटी ली। ऐसे ही हम 2022 का ही प्राइस लेंगे, 2022 की ही क्वांटिटी लेंगे, तो आ गया हमारा 15 इंटू 10 150। ऐसे हमने 2023 का जब हमें बोला गया तो हमने 2023 का ही प्राइस लिया, उसी की ही क्वांटिटी ली, तो 400 आ गया। तो ये तो अभी आ गया आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना, करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हमें करना है रियल जीडीपी कैलकुलेट, तो इसमें हमें क्या लेना होता है P0 इंटू Q1। अब देखिए P0 क्या है हमारा बेस ईयर, बेस ईयर अभी हमने पीछे देखा था P0 से डिनोट करते हैं हम बेस ईयर को, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बेस ईयर किसको मान के चला है 2021 को। तो 2021 के जो प्राइस हैं वो कितने हैं 10, तो बेस ईयर जो हमारा 2021 है उसका प्राइस देखिए, उसके प्राइस हैं 10, तो हमने बेस ईयर के प्राइस लिख दिए। सभी साल में हमने बेस ईयर का प्राइस लिखा है, देखिए 2021 में भी, 22 में भी, 23 में भी। तो बेस ईयर के प्राइस 10, इसमें भी बेस ईयर का प्राइस लिखा 10, इसमें भी हमने बेस ईयर का प्राइस लिखा 10। ओके, तो और इन्हें करंट ईयर जिस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर की क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2021 का कैलकुलेट करें तो 2021 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, 2022 का कैलकुलेट करें तो 22 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, 2023 का कैलकुलेट करें तो 2023 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये सब निकल के आ गया रियल जीडीपी। ओके, 10 इंटू 5, 10 इंटू 10, 10 इंटू 20, तो हमारा 200। तो हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमारे मान लीजिए इधर तो 5 थी क्वांटिटी, ठीक है 2021 में, 2022 में भी 5 ही थी, ठीक है 10 ना समझ के आप मानिए यहाँ 5 थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 की जगह पर 5 रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 75, ठीक है 75 निकल के आ रहा है। मतलब कि हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, अगले साल भी हम ये मान रहे हैं। तो हमारा ये जीडीपी तब भी बढ़ रहा है, पहले 50 था फिर 75 हो गया, है ना, क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ तब भी ये बढ़ गया। लेकिन अब हम रियल जीडीपी में देखते हैं, रियल जीडीपी में भी यहाँ पे हम 10 की जगह 2022 का जो क्वांटिटी है उसे 5 ही कर देते हैं, तो 10 इंटू 5 करेंगे ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी अगर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं भी हुआ, अगर हमारे पिछले साल क्वांटिटी 5 थी तो इस बार भी 5 ही है, तब भी हमारी जीडीपी बढ़ती हुई हमें नज़र आ गई। लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारी क्वांटिटी पिछले साल 5 थी, इस साल भी 5 आ गई है ना, तो हमारा जीडीपी उतना ही शो कर रहा है जितना पिछले साल शो कर रहा था, तो जीडीपी हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखा। तो कौन सही इंडिकेटर है, रियल जीडीपी, क्योंकि इसने हमारे जीडीपी को बढ़ता हुआ नहीं दिखाया। अगर हमारे आउटपुट नहीं बढ़े हैं, मतलब हमारी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, तो हमारा जीडीपी भी नहीं बढ़ा। देखिए क्वांटिटी बढ़ना मतलब कि लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, मतलब अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते, तो जैसे कि हमें मैन्युफैक्चर बढ़ाना है अपना, तो लोगों को काम मिलेगा, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो उससे अगर हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखती है तो वो अच्छी मानी जाती है। तो लेकिन अगर इसमें अगर हमारी क्वांटिटी नहीं बढ़ी तो इसमें जीडीपी भी नहीं बढ़ी, लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो ये भी हमारा बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या हो गया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ गया है, क्योंकि प्राइस बढ़ गए, उसमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं था, प्राइस के बढ़ने से ये बढ़ गया, लेकिन ये क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ा। तो इसलिए सही इंडिकेटर किसे माना जाता है, रियल जीडीपी को, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सही दिखाता है। तो ये महंगाई के बढ़ने से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे आउटपुट बढ़ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जिस वजह से हमें ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो अब हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया है। सेकंड पॉइंट है
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो आपने रियल इनकम में देखा था प्राइस जो थे 10-10 थे, तो इसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि प्राइस इसमें कांस्टेंट रहता है। नॉमिनल जीडीपी को क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो इसमें करंट प्राइस जो भी चल रहा होगा उस पर इसे कैलकुलेट किया गया है, तो इसलिए इसे कहा जाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। थर्ड पॉइंट है, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज इन करंट ईयर। तो देखिए ये कब इंक्रीज होता है, जब हमारे करंट ईयर में आउटपुट इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो हमने रियल जीडीपी में देखा था ना, हमारे आउटपुट इंक्रीज हो रहे थे तभी वो हमें बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन हमारे प्राइस वही सेम थे। तो ये अगर करंट ईयर में आपके आउटपुट बढ़ रहे होंगे तो ही ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज अगर आपके आउटपुट नहीं बढ़े हैं तो ये बढ़ता हुआ आपको नज़र नहीं आता। तो ये आउटपुट के बढ़ने से बढ़ता है, तो इसे यही लिखा है, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज राइज इन करंट ईयर। इट कैन इंक्रीज आइदर व्हेन आउटपुट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज राइज और व्हेन करंट प्राइस राइज। तो देखिए इसमें आपके आउटपुट बढ़े ना बढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर करंट ईयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आता है नॉमिनल जीडीपी। इट इज़ अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो ये रियल जीडीपी को बेटर टूल माना जाता है एक इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने का, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जिस वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ये दिखाता है। तो इसे बेटर टूल माना जाता है एक इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने का, रियल जीडीपी को। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में ऐसा नहीं है, उसे एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता। इट इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, क्योंकि ये प्राइस के बढ़ने पर, मतलब महंगाई के बढ़ने पर हमें जीडीपी बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो इसलिए इसे बेटर टूल नहीं कहा जाता। अब हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप कि आपको नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी अच्छे से क्लियर हो चुका है, इनमें क्या डिफरेंस है, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की तरफ। जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये जब हमारी कंट्री में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। तो यही लिखा है, द जीडीपी डिफ्लेटर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इसे हम प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं। इज़ अ मेज़र ऑफ इन्फ्लेशन, जिससे हम इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या हेल्प करता है, हमारी इन्फ्लेशन को मेज़र करने में हेल्प करता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू में नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। एंड जीडीपी जो डिफ्लेटर है उसे हम प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने को आ जाए तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। देखिए नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन दे रखा है, रियल जीडीपी भी हमें गिवन दे रखा है। करंट ईयर इन्होंने मान रखा है 2025, बेस ईयर है 2015। तो नॉमिनल जीडीपी 350, रियल जीडीपी 300, तो उन्हें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो वही यहाँ पर क्या है, 350 अपॉन 300 इंटू 100। ठीक है, तो इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 116.6। तो इसे राउंड अप कर देंगे 117, तो आपका ये प्राइस इंडेक्स निकल कर आ गया, मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ गया 117। ऑलवेज माइनस 100, तो हमेशा आपको इसमें से 100 माइनस करना अपने प्राइस इंडेक्स में से, तो आपका कितना निकल के आएगा 17 आ गया। उसके आगे आप परसेंट लगा देंगे तो 17%। इसका क्या मतलब हुआ, 17% से इन्फ्लेशन हुआ है 2015 से लेकर, क्या बोला हमने, 2015 से लेकर 2025 तक कितना इन्फ्लेशन हुआ है, 17% तक। तो आई होप कि आपको भी कैलकुलेट करना आ गया है। अगर आप लोगों के एग्जाम में नॉमिनल या रियल जीडीपी भी नहीं दे रखा तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर लेना, नॉमिनल को P1 Q1 करके एंड रियल को P0 Q1 करके। ओके, पहले आप वो फाइंड आउट करेंगे, देन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करेंगे, तो आपका
क्या निकल के आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, देन उसके आगे 1% लगा देंगे तो आपका इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है। आई होप कि आपको जीडीपी का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये वीडियो का थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।